हेलो स्टूडेंट्स, सी इंस्टीट्यूट ने एक स्पेशल बुकलेट इशू करी ऑब्वियसली लॉ के ऊपर पेपर नंबर 4 सीए फाइनल के लिए। इस बुकलेट में उन्होंने कुछ एमसीक्यू एंड केस स्टडीज दिए हैं और वैसे तो आपने देख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, और उन्होंने इस बुकलेट में लिख के दिया दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर मई 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जाम के लिए। तो ऑब्वियसली मई वाला पेपर जुलाई में शिफ्ट हो गया है और ऑन डिमांड ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स की प्लीज़ आप कुछ क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। सो मैं आपके साथ ये बुकलेट के सारे क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू जो है 100 के करीब 100 एमसीक्यू दिए गए हैं, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं दे आर ऑन चैप्टर नंबर 11, दैट इज डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर फ्रॉम सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 तक। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई कंपनीज एक्ट में लिखा है एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज के लिए। मिस रिया हैं जो कि एक वुमेन डायरेक्टर बनना चाहती हैं कंपनी में। तो शी हैज सेलेक्टेड सम कंपनीज जहाँ पे वैकेंसी फॉर वुमेन डायरेक्टर हो। तो कहता एडवाइस कीजिए मिस रिया को कौन सी कंपनी वो सेलेक्ट करे। तो देखिए 149 में हम ये पढ़ते हैं कि वुमेन डायरेक्टर चाहिए लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर पीयूसी टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ 300 करोड़ की सेटिस्फाई करें तो देखिए यहाँ चार ऑप्शंस दे रखी हैं। तो पहले लिखा है PKOR लिमिटेड है, अनलिस्टेड है लेकिन पेड ऑफ कैपिटल 150 करोड़ है, तो इस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ABC लिस्टेड कंपनी है तो उनको भी चाहिए होती है। XYZ अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन टर्नओवर 350 करोड़ है, तो 300 करोड़ वाली लिमिट यहाँ सेटिस्फाई होगी, इसलिए बेस्ट आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, KDS एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी बनी है और फर्स्ट डायरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट डायरेक्टर्स जिसके ऊपर हम सेक्शन 152 में पढ़ते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर अगर नहीं बताए गए हों तो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के उनमें से जो इंडिविजुअल है वो फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, टर्नओवर XYZ लिमिटेड की 400 करोड़ बताई गई है और एक वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर की क्रिएट होगी 15 जून को। तो वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर की बोर्ड फिल करता है 3 महीने में या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विचएवर इज लेटर। तो 15 जून की यहाँ डेट हमें जरूर देखनी है। तो जो ऑप्शन हमें दी गई हैं वो दी गई हैं कि बोर्ड मीटिंग 14 अक्टूबर को होती है, तो विच एवर इज लेटर है, तो जून के बाद 3 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग उसके बाद हो रही है, तो ठीक है हम यही ऑप्शन क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। लिस्टेड कंपनी है और आपके यहाँ 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर हैं, तो ये आ गया सेक्शन 151 के ऊपर। तो स्मॉल शेयर होल्डर में से एक डायरेक्टर आपको लेना पड़ता है अगर 10% या कम से कम 1000 कंपनी को अप्लाई करते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसा चाहते थे उनमें से कोई एक अपॉइंट हो जाए। तो 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने नोटिस दिया है, तो 500 से बात नहीं बनेगी, 50,000 है, कम से कम 1000 चाहिए होते हैं, तो हम कहेंगे ये वैलिड नहीं है क्योंकि कम से कम 1000 हमें चाहिए या फिर 10%, विच एवर इज लेस। मिस्टर क्यू डायरेक्टर हैं और वो एक फॉरेन टूर पे जा रहे हैं 6 महीने के लिए। तो ऑब्वियसली ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला लग गया पॉइंट, सेक्शन 161, 3 महीने के लिए आप बाहर जाते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड अपॉइंट करता है, आप खुद नहीं कर सकते। मिस्टर क्यों चाहते हैं कि वो खुद ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करें, सॉरी ऐसा हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे उनका क्लेम ये वैलिड नहीं है। और वैसे भी सेक्शन नंबर 166 में आपकी ड्यूटी आती है कि आप अपना ऑफिस किसी और को असाइन कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ बोर्ड की पावर है एज पर आर्टिकल्स। देन मिस्टर नागार्जुन रिजाइन करना चाहते हैं आप डायरेक्टरशिप से, तो ये बहुत बढ़िया है सेक्शन 168 के ऊपर कि जब आप रिजाइन करते हैं तो जब आप कंपनी को नोटिस देते हैं तो उसमें होता है कि 2 चीज़ें आती हैं उसके अंदर। जैसे देखिए आपने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया 12 जून को कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ 15 जून से, तो जो डेट आपने बताई है या जिस दिन कंपनी को वो नोटिस मिली, जैसे यहाँ कंपनी को नोटिस मिलता है 25 जून को, तो आंसर है विच एवर इज लेटर। तो 25 जून को आपका रेजिग्नेशन अफेक्टिव हो जाएगा। तो ये एक लिस्टेड कंपनी है। आप एक मिस्टर संजय हु इज मैनेजिंग पार्टनर ऑफ संजय एंड एसोसिएट्स LLP फर्म ऑफ लॉयर्स, तो एक फर्म ऑफ लॉयर्स है
उनके एक पार्टनर को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई लीगल फर्म है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में, और हम ये कहते हैं कि उसका एम्प्लॉय पार्टनर प्रोप्राइटर पिछले 3 साल में होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी के साथ सर्विसेज ना दी हों, लेकिन उसमें एक लिमिट आती है अप टू 10% टर्नओवर तक दी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात है अप्रैल 25, 2020 में। तो हमें कुछ ये बताया गया है कंसल्टेशन फीस जो चार्ज की गई है पिछले देखिए 3 साल आ गई। तो पिछले 3 साल में अगर हम देखते हैं 10% तक कोई समस्या नहीं। तो अगर आपने यहाँ 2 करोड़ रुपए लिए हैं तो यहाँ ओके है, क्योंकि 4 करोड़ 10% बनता है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ लिया है तो 50 करोड़ है, तो यहाँ समस्या होगी, क्योंकि 10% बनता 5 करोड़। तो यहाँ पिछले 3 साल में से 1 साल में आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, सॉरी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो आप नहीं बन सकते हैं, वजह ये है कि लीगल फर्म है जो फीस है वो एक्सीड करती है परसेंटेज जो 10% वाली है पिछले 3 में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विलिंग है टू अपॉइंट मिस्टर आर, एडिशनल डायरेक्टर आप अपॉइंट करना चाहते हैं। आर्टिकल साइलेंट है उसके बारे में। तो एमडी इज ऑफ द व्यू दैट बोर्ड डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। देखिए 161 में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर बोर्ड के पास होती है, लेकिन सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स होती है। तो इसलिए हम कहेंगे, यहाँ पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है, तो सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज नीडेड, तभी बोर्ड की पावर है, तभी आप अपॉइंट कर सकते हैं। मिस्टर जेड प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी। तो आप पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए प्रपोज हुए हैं। मिस्टर जेड पहले से एक डोरमेंट कंपनी में है और 2 सेक्शन 8 कंपनी में भी डायरेक्टर हैं। तो ये आ गया 165 के ऊपर, जहां मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हैं। उसमें डोरमेंट को हम काउंट नहीं करते, सेक्शन 8 को भी नहीं काउंट करते, और उसमें एक लिमिट होती है पब्लिक कंपनी में सिर्फ 10, और वो प्राइवेट कंपनी चाहे सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो पब्लिक की, वो भी 10 की लिमिट में आ जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, आप ऑलरेडी 8 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं, एक में और होना चाहते हैं, राइट, एंड इन 9 प्राइवेट कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस 9 में से 2 जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज, ये सब्सिडरीज हैं पब्लिक कंपनी की। तो 8 + 2 की लिमिट 10 होगी, तो अब एक में और बनोगे 11 हो जाएगा। तो सॉरी आप ये डायरेक्टरशिप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, सेक्शन 165। देन आप एक गवर्नमेंट कंपनी है, आपके यहाँ 14 डायरेक्टर हैं और आप 2 को और अपॉइंट करना चाहते हैं। 149 में हम पढ़ते हैं कंपनी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम लिमिट है, नो डाउट वो बढ़ाई भी जा सकती है बाय एसआर, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलती हैं। तो अगर आप 14 + 2 16 भी करना चाहें तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपको एग्जम्पशन से आपको एसआर की ज़रूरत नहीं होती है। देन हमें क्वेश्चन हैं यहाँ चैप्टर नंबर 30, दैट इज मैनेजरियल पर्सोनल के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फ्रॉम सेक्शन 196 टिल 205। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कंप्लायंस नहीं किया है, जो कि फ्रॉड नहीं है, जो कि आपको करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16/17 की, और क्योंकि आप कंप्लायंस नहीं किया तो दोबारा से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करनी पड़ रही है। एमडी साहब एक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको रेम्यूनरेशन 5 लाख ज़्यादा चला गया है। तो हम सेक्शन 199 में पढ़ते होते हैं कि हम रिकवरी कर सकते हैं एक्सेस रेम्यूनरेशन जो दिया है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिकास्ट कर रहे हैं, चाहे रीज़न एक है फ्रॉड, दूसरा है नॉन कंप्लायंस। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट लग गया नॉन कंप्लायंस, तो यस हम उनसे रिकवरी कर सकते हैं, चाहे वो अभी एमडी नहीं है, पास्ट हो या प्रेजेंट एम्प्लॉइज हो, हम रिकवर कर सकते हैं। आप एक कंपनी है, मिस्टर विकास को एमडी अपॉइंट करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको कुछ पावर दी है, इंटरेस्टेड हिम विद सम पावर्स। मिस्टर विकास इज नॉट रेडी टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स। देखिए हम एमडी की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 के अंदर, कि एमडी के पास क्या होती हैं, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। तो और हम ये कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल पावर नहीं है, जैसे चेक वगैरह साइन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना, सर्टिफिकेट वगैरह पे, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, ये सब्सटेंशियल पावर नहीं होती। तो हमसे पूछा गया है कि जो एमडी बनेंगे मिस्टर विकास, वो कौन सा काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक ये बीच में बच जाता है पॉइंट नंबर बी, टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो देखिए हर पॉइंट के साथ मैं सेक्शन कोड कर रहा हूँ, तो आप ही अगर ये बुकलेट को प्रिंट आउट ले चुके हैं
आप मुझसे भी ये ले सकते हैं इस तरह से, तो आप उसके साथ सेक्शंस अपने लिख भी सकते हैं। आप फुल टाइम डायरेक्टर हैं, एक प्राइवेट कंपनी में हैं, और ये कंपनी मिस्टर वनीला को एमडी अपॉइंट करना चाहते हैं जिनकी एज होगी 72। तो ये आगे सेक्शन 196 के ऊपर जब हम कहते हैं मैनेजरियल पर्सोनल जो अपॉइंट करते हो मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होती है, उससे ज़्यादा हो तो आपको एसआर चाहिए होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इवैल्यूएट कीजिए सिचुएशन और बताइए, तो हम कहेंगे यस आप अपॉइंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, तो ये ऑप्शन ठीक है। वरना एक ऑप्शन और भी होती है एसआर ना पास हो लेकिन वोट्स ज़्यादा हों और आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती हैं। मिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं मैनेजर 5 साल के लिए, वैसे 196 में पढ़ते हैं मैनेजर का टेन्योर 5 साल के लिए होता है, और ये अपॉइंट हुए हैं 20 जून 2015, तो डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी ने उनकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले रीअपॉइंटमेंट का उनको कह दिया है। तो रीअपॉइंटमेंट हम कहते हैं कि 5वां साल जो आखिरी साल है उसी समय आप कंफर्म कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। देखिए 20 जून 2015 को अपॉइंट हुए थे, तो आप कब तक रहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जनाब आप रहेंगे 19 जून 2020 तक, राइट। तो 19 जून 2020 कहा था मैंने, तो यहाँ पे ये विद इन 1 ईयर आ रहा है, राइट। तो ये वाली ऑप्शन ठीक होगी, तो आप यहाँ पे उसको कंफर्म कर सकते हो उसकी रीअपॉइंटमेंट। अगर आप बाकी डेट्स देखो ये 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, ये तो और भी ज़्यादा हो गया 2018 साल क्योंकि लिखा है। तो आप एक प्राइवेट कंपनी है, रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं डायरेक्टर को, कंपनी हैज़ होल टाइम डायरेक्टर ऑन बोर्ड और एमडी भी है उनके पास। तो क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर वगैरह हैं, मैनेजर हैं, तो हम जानते हैं कि मैनेजरियल पर्सोनल जो होते हैं अगर एक से ज़्यादा हो तो उनका लिमिट होता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10% वाला पॉइंट लग गया यहाँ पे, राइट, सेक्शन 197। अमारको जो कंपनी है नीचे बताया गया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश्ड है। तो ये अपना एक होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, और ये जो होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर अश्विन जो हैं ये बाहर जाएंगे बिजनेस कमिटमेंट वगैरह के लिए, और नॉर्मली ये बाहर ही रहते हैं लगातार 12 महीने के लिए। अब समस्या क्या आती है, हम कहते हैं जब मैनेजरियल पर्सोनल आप अपॉइंट करते हो कि रेजिडेंट होना चाहिए, एक कंडीशन है, और पिछले 12 महीने में आप होने चाहिए, लेकिन हम उसमें एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो रेजिडेंट वाला कंडीशन लगता ही नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि आपको रेजिडेंट वाली कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि कंपनी कहाँ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। 17th क्वेश्चन, F&I लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, अभिषेक उनके CFO हैं, तो ये हो गए होल टाइम KMP, सेक्शन नंबर 203। मिस्टर अभिषेक होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं और उनको ऑफर किया गया होल टाइम डायरेक्टर MN लिमिटेड में, जिसकी 51% कैपिटल F&I लिमिटेड के पास है। तो डैट मीन्स आपकी सब्सिडरी होगी। हम ये पढ़ते हैं होल टाइम KMP किसी और कंपनी में होल टाइम नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ते हैं सब्सिडरी में हो सकता है। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई वो सब्सिडरी में हो सकता है नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, एज डैट कंपनी इज सब्सिडरी। तो ऑप्शन नंबर C। तो ये कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है मिस्टर राम, रीअपॉइंट हो गए हैं AGM में। मिस्टर राम ने सर्व किया एज WTD ऑफ द कंपनी फॉर नियरली 4 years एंड हिज टेन्योर एक्सपायर होगा 24 दिसंबर 2020 को। देखिए 24 दिसंबर को 2020 को अपॉइंट होगा, ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने कहा था आप इनकी रीअपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं लास्ट 5वें साल के अंदर, उससे पहले नहीं कर सकते। तो अगर आप डेट्स को देखेंगे तो आप में को नज़र आ रहा है गैप 1 साल से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये इनवैलिड है क्योंकि 1 साल से अर्लियर आप रीअपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं कर सकते 196 में। तो ये एक कंपनी पब्लिक कंपनी है और ये इनका CFO है, 2 जुलाई 2017 को अपॉइंट हुआ है, और बोर्ड मीटिंग हो रही है 30 अप्रैल 2020 को। वहाँ पे मिस्टर रिंकेश जिनकी उम्र 55 साल है MD अपॉइंट हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो मेड अ रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years इन द सेड मीटिंग। तो CFO के लिए टेन्योर का कोई कंडीशन नहीं होता, आप 3 साल के लिए करें जब मर्जी कंफर्म कर सकते हैं। फर्दर AGM होती है और जो MD थे उनकी अपॉइंटमेंट रिंकेश की अप्रूव कर दी जाती है, और रीअपॉइंटमेंट मिस्टर विनायक CFO की भी 3 साल के लिए कंफर्म कर दी जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है CFO से रिलेटेड क्या उनकी जो रीअपॉइंटमेंट 3 साल के लिए है वो वैलिड है? ऑब्वियसली ये वैलिड है क्योंकि इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है CFO के लिए कि 3 साल हो 4 साल हो। देखिए 3 लोगों के लिए है 196 में, मैनेजर, MD, WTD, उनके लिए 5 साल का टेन्योर है। CFO जो आपको ठीक लगे, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देन
आप एक पब्लिक कंपनी है और मिस्टर धवल होल टाइम डायरेक्टर हैं और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑफिस उनका होल टाइम डायरेक्टर का वकेशन हो गया। तो देखिए यहाँ लगा सेक्शन 203 होल टाइम केएमपी, और उनका वकेशन क्यों हो गया? क्योंकि 164 की उनके ऊपर लगी डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। तो जब हम कहते हैं होल टाइम केएमपी 203 वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो बोर्ड फिल करता है और वो 6 महीने के अंदर अंदर फिल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हमें नजर आते हैं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स फ्रॉम सेक्शन 173 टिल 195। वो अलग बात है, 194 195 सेक्शन दोनों ओमिट हो चुके हैं। तो आप एक कंपनी है, 25 जून 2018 को बनते हैं और आप डोनेशन देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऑब्वियसली हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 182। तो आप लेकिन हम ये कहते हैं जब आप नई कंपनी बनते हो 3 साल तक आप पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते हैं। तो आप कहता कब आप दे पाएंगे? तो ऑब्वियसली आफ्टर 3 साल के बाद ही आप दे सकते हैं। कहता वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कहता अगर एक्सीड हो या इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ऑप्शन होती है 2/3। ये क्वारम की बात हो रही है, 174 की बात हो रही है। तो क्वारम क्या होता है? जो रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है और कम से कम वो 2 पक्का होने चाहिए। तो यहाँ बस यहाँ फिल करना था, तो 2/3 का पॉइंट है। इन केस ऑफ अ कंपनी वेयर मिनिमम, देखिए ये आता है आपका रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्वेश्चन है। वहाँ हम पढ़ते हैं सेक्शन 188 में 90% अगर मेंबर्स रिलेटिव हैं प्रमोटर के या रिलेटेड पार्टी हैं तो वो मीटिंग में आ सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। वो मीन्स उनको बाहर बैठना नहीं पड़ेगा अगर 90% की, लेकिन ये कंडीशन है 188 में। कहता कंपनी के 6 डायरेक्टर हैं, 5 जो हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी और कंपनी में। तो ये 186 के ऊपर आ गया, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी के ऊपर। तो जहां हम पढ़ते हैं कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, तो हम कहेंगे सारे के सारे डायरेक्टर्स अटेंडिंग को कंसेंट देनी पड़ेगी, यूनानिमस 100%। सो ऑप्शन नंबर ए। यह क्या इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग जहां आप कर रहे हैं बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसके जो मिनट्स बनते हैं वो ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट करने होते हैं अपने सारे डायरेक्टर्स को 15 दिन के भीतर। तो 15 दिन वाला ऑप्शन यहाँ आना था। ऑडिट कमेटी ऑमनीबस अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल सेक्शन 177 रेड विद 188 ऑब्वियसली कर सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, ये ऑमनीबस अप्रूवल होता है। पूछा ही गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑमनीबस अप्रूवल बाय द ऑडिट कमेटी, इनमें से कौन सा ऑमनीबस अप्रूवल से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए इंडिकेट करना होता है बेस प्राइस, ये बिल्कुल आता है। रेपिटेटिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस देखनी होती हैं, तो ये भी है। और ऑमनीबस अप्रूवल 1 साल के लिए होता है। तो ऑप्शन या सी ठीक निकल आती है, क्योंकि ये क्या लिखा है, शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर एंड शैल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर एक्स एक डायरेक्टर हैं, तो वो उन्होंने इंटीमेट किया है कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे। ही डिक्लेयर्ड हिज पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अप्रैल 2017। देखिए आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू अपीयर करना चाहते हैं तो कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में आपको कंपनी को बताना होता है, हर साल बताना होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ देखिए 2018 है, ये 2017 है, तो 2018 ही के अगला साल स्टार्ट हो गया। तो आपने तो 2017 में बताया था अपनी इंटेंशन के बारे में। तो कहता है स्टेट वेदर मिस्टर एक्स इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू बी कंडक्टेड इन 2018। नो, बिकॉज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर आपका एक्सपायर हो गया है। सी फूड कंपनी 1 अप्रैल 2016 को बनती है। 4 बोर्ड मीटिंग, देखिए 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी होती है 1 साल के अंदर, और ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर। तो यहाँ लिखा है फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, और जो गैप होता है मैक्सिमम 120 डेज होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया कि पहली होती है अप्रैल, फिर होती है 28 अगस्त। 28 अगस्त तक देखेंगे डेज 120 को क्रॉस कर जाएंगे, और अगली अगस्त के बाद सितंबर ओके है, लेकिन सितंबर से मार्च जाएंगे तो 120 डेज ये फिर से एक्सीड कर जाएगा। तो हम कहेंगे कॉन्ट्रावेंशन है, क्योंकि गैप आपको मेंटेन करना है। तो ये जो अप्रैल से था ये देखिए 143 है, और सितंबर से मार्च वाले का गैप 181 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरीवेल लिमिटेड वांट्स टू कंट्रीब्यूट, आप 60,000 रुपये देना चाहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 181। ऑब्वियसली बोर्ड की पावर होती है, और आप 5% तक पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज दे सकते हैं, वरना जनरल मीटिंग में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आप देना चाहते हैं 17-18 फाइनेंशियल ईयर में, जबकि 15-16 में लॉस हुए हैं।
तो पिछले 3 साल होते हैं, तो 1 साल में लॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 5% लेना होता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज का, तो लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, डिस्पाइट द लॉसेस। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द बेटर वन। 31 एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, स्टार रहेगा। मयूर प्राइवेट लिमिटेड है, ये बनी है 23 अक्टूबर 2017 को, 23 अक्टूबर 2017। तो आप बने हो, तो एजीएम की बात हो रही है। एजीएम होती है फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 मंथ्स। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, 9 महीने ऐड करोगे, आंसर क्या आ गया 31 दिसंबर 2018। तो एजीएम की बात हो रही है यहाँ पे। एंड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो देखिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लगा सेक्शन 137, ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है आरओसी के पास विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम। कहता व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आप बोर्ड मीटिंग भी हेल्ड करोगे तो नेचुरल है। तो यहाँ पे एजीएम बोर्ड मीटिंग ये दोनों मिक्सअप सा आ गया, वरना बोर्ड मीटिंग हम 173 में पढ़ते हैं भाई, साल में 4 करनी है। तो हमें यहाँ इस ऑप्शन पे आंसर पे जाना है एजीएम के अकॉर्डिंग, कि एजीएम से पहले आप कर लेंगे ताकि आपने उसे क्या करना है, अप्रूव करना, उसके बाद एजीएम में, क्योंकि वो अप्रूव होनी जरूरी है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड हैं, 10 आपके डायरेक्टर्स हैं और नोटिस दिया गया है 7 डेज प्रायर टू द मीटिंग, तो ठीक है 7 दिन पहले आपको देना होता है 173 में। देखिए 10 डायरेक्टर थे, एक तो हॉस्पिटलाइज्ड है, एक लंदन जा रहा है, 2 ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो ये 4 तो आउट हो गए। मिस्टर ए अपनी बेटी की शादी में बिजी है, 5 आउट हो गए। मिस्टर ईज मदर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, तो वो कहता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाऊंगा, तो 5 तो देखिए आउट हो चुके हैं। मिस्टर डी एंड पी वर स्केड्यूल टू अराइव फॉर द मीटिंग एट 2 PM ऑन द सेम डे, तो पंगा क्या है, ये 2 बजे आ रहे हैं जबकि मीटिंग हम कितने बजे रख रहे हैं, चलिए उसका टाइम आगे देखते हैं। लेकिन उनकी फ्लाइट डिलेड हो जाती है 8 घंटे से। सिर्फ जी एंड एच आर अवेलेबल इन द टाउन, 2 अवेलेबल हैं, तो हम 174 में कॉरम पढ़ते हैं 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। तो देखिए 10 है, 10 का 1/3 करेंगे, राउंड ऑफ करके आंसर आ गया 4, तो 2 ही अवेलेबल हैं, तो ये तो वैलिड कॉरम हो नहीं पाएगा। और 2 कह रहे हैं हम बाद में आ जाएंगे, तो बाद में आने से बात नहीं बनेगी, हम कहेंगे इनकम्प्लीट कॉरम है, ऑप्शन नंबर बी। ये आ गया 175 पे कि आप प्राइवेट कंपनी हैं, 2018 में बने हैं, आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, और ये बाय सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करना चाहते हैं। 10 डायरेक्टर हैं कंपनी के। अब 10 डायरेक्टर में से अब समस्या क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। 4 डायरेक्टर की तरफ से ऑब्जेक्शन है कि भाई बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से डिसीजन नहीं लेना है। तो हम 175 में पढ़ते हैं कि अगर आपके 1/3 डायरेक्टर, अगेन राउंड ऑफ करोगे तो 4 हो गए, कि अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो आरबीसी से रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि 1/3 ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये कंपनी है 2016 में बने हैं, आपकी रिजर्व्स बताए गए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बताया गया है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स राहा, उनका झुकाव एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जिसमें उसके बाकी परिवार के सदस्य भी इन्वॉल्व हैं। राहा कन्विंस्ड, 2 डायरेक्टर को और कन्विंस कर लिया कि हम 10 लाख रुपए पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑब्वियसली 182 में आप पॉलिटिकल डोनेशन दे सकते हैं, कोई लिमिट भी नहीं अमाउंट की उसके ऊपर। लेकिन ध्यान ये रखना है 3 साल कंपनी के बनने के बाद ही आप दे सकते हैं। तो ये 2016 है और अब आप 2018, 3 साल तो यहाँ कंप्लीट हुए नहीं है, तो क्या आप डोनेशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 14, 3 आई इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 206 से 229 के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सर्कमस्टांसेस, कहता है कि इन हालातों में नोटिस देना होता है इंस्पेक्शन के लिए 206 में। ऑब्वियसली अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगते हैं ना दी जाए, या इनएडिक्वेट दी जाए, या आरओसी जब स्क्रूटनी करता है डॉक्यूमेंट्स को, उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आप नोटिस दे सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन ठीक नज़र आ रही हैं, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव इज परफेक्ट। शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली सेक्शन 210 के अंदर शेयर होल्डर की पावर है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, और वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब मे और मे नॉट, उनकी मर्जी है, आपकी एप्लीकेशन ठीक लगती है तो वो करेंगे, वरना ना भी करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
कंपनी में काफ़ी सीरियस एप्रीहेंशन संभावना है कि भैया कुछ गलत व्यक्ति, अनस्क्रपलस पर्सन्स बोर्ड मैनेजमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ऊपर रोक लगाई जाए। तो ऑब्वियसली सेक्शन 222 के अंदर पावर है ट्राइब्यूनल की कि वो सिक्योरिटीज़ के खरीद बेच के ऊपर रोक लगा सकती है। देन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए। इट मे कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्राइब्यूनल। तो ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल, ये सेक्शन 224 में हम पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 223 में आने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप पिटीशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को ऑन द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड की कंपनी को बंद कर दिया जाए। देन रजिस्ट्रार आरओसी ने एक नोटिस दिया मिस साहो को, जो कि एक्स एम्प्लॉई हैं कंपनी की। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आप मांग रहे हैं, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, ये कहते हो कि मैं तो अब एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो देखिए हम पूरी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, चाहे सेक्शन 206 हो या कोई भी हो, एम्प्लॉय पास्ट प्रेजेंट उनको सारी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सो ऑप्शन नंबर ए, शी इज लायबल। ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 447 ऑब्वियसली कोग्निजेबल होते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, और कोई बेल वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन स्पेशल कोर्ट बेल दे सकता है अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है, आप महिला हैं, आप बीमार हैं। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन ठीक थी। तो डी एनी ऑफ द अबव ये पढ़ते हैं आप सेक्शन 212 के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन बाय सफाइयो होती है। मिस्टर शर्मा जो कि KMP हैं, मैनेजर हैं, रिटायर हो गए। फाइनल अकाउंट्स को हमने एग्जामिन किया, आरओसी को लगा उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, काफ़ी आपने कुछ गड़बड़ करी है उसमें। आरओसी आपसे एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगना चाहता है, पर चाहे आप रिटायर हो गए, हमने पीछे भी सेक्शन पढ़ा, पास्ट हो प्रेजेंट हो, आपको सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी पड़ेंगी जब भी आपको कोई नोटिस दिया जाता है। इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि रिटायर होने के 6 महीने 2 साल, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया इस चैप्टर में। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्रेडिटर्स ने एक कंप्लेंट करी है आरओसी को कि मैनेजमेंट जो है वो गलत कामों में इन्वॉल्व है, और उनका रिक्वेस्ट है आरओसी को कि भाई आप कुछ करें। कंप्लेंट 1 जनवरी 2019 को मिलती है और आरओसी एंटर करता है प्रेमिसेस के अंदर। डैट मीन्स सर्च एंड सीजर वाला सेक्शन आ गया 209। तो यहाँ पे सर्च एंड सीजर की पावर आरओसी की होती है, लेकिन आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है 209 में। सो स्पेशल कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मिस्टर रमन एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं 212 में, सफैया वाला सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्हें काफ़ी रेलिवेंट फैक्ट्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रमन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, एग्जामिन वेदर मिस्टर रमन कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। की गड़बड़ लगी है तो क्या वो प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल वो प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप कंपनी की फर्दर सब्सिडरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा कोज लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है 212 में। आप एक पब्लिक कंपनी है, 2019 में बने हैं। विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर होल्डर्स केम टू नो कि कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सही नहीं हैं, वो प्रेजुडिशियल हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ताकि वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करें। ऑब्वियसली 210 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ गया एक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया मिस्टर ऋषिकेश एक इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द कंपनी हैज़ रिड्यूस द पोजीशन ऑफ, एक एम्प्लॉय को आपने डिमोट कर दिया। तो हम ये पढ़ के आते हैं सेक्शन 218 के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आप ट्राइब्यूनल से अप्रूवल ना ले लें, और 30 दिन का ट्राइब्यूनल के पास टाइम होता है हाँ या ना कहने के लिए। सो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वाइल कंडक्टिंग इंस्पेक्शन अंडर 207 इंस्पेक्टर को काफ़ी इरेगुलरिटीज़ मिली, और उसने अपनी 208 के अंदर रिपोर्ट दी। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट टू हुम द इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड, कि आपने रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है, और फर्दर उसमें आप रिकमेंड करते हो कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो इस सेक्शन के अंदर देखिए 2 बातें आती हैं, एक आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और एक आप आरडी को देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, तो उसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, कि सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ आप उसको रिकमेंड करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 15 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन।
फ्रॉम सेक्शन 230 टिल 240। तो पहले दो क्वेश्चन ठीक ठाक से मुझे लग रहे हैं। पहला तो थोड़ा दिमाग खराब कर देगा। ए लिमिटेड अमालगामेट हुई है ए बी लिमिटेड में। ए बी लिमिटेड के पास दरअसल 100% शेयर्स थे ए सी लिमिटेड, कोई और कंपनी। ए बी एंड ए सी के पास मिलके 10,000 शेयर्स हैं ए लिमिटेड के अमेलगमेशन होने से पहले। तो अमेलगमेशन हुई है लेकिन पहले से आपके पास 10,000 शेयर्स हैं। दरअसल जो ये ए लिमिटेड है इसके 1 लाख शेयर्स हैं। 70,000 शेयर आपके बी लिमिटेड के पास हैं। और बट द शेयर होल्डर्स अपार्ट फ्रॉम बी लिमिटेड एंड एक्सक्लूडिंग ए बी एंड ए सी 10,000 शेयर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 70,000 इनके पास है, 10,000 इनके पास थे, 90 हो गया, 10,000 और हैं। लेकिन दे डिड नॉट बिकम शेयर होल्डर्स इन द न्यू ए बी लिमिटेड। तो कहता मान लीजिए सारी कंडीशंस अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जहां हम कहते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर तब होता है भाई कंसिडरेशन सिर्फ शेयर में हो, 90% शेयर होल्डर्स शेयर से ले लें, एसेट्स आप बुक वैल्यू वगैरह पे दिखाएंगे। तो कहता सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो वुड दिस बी amalgamation? All other conditions for amalgamation in the nature of merger are fulfilled। लेकिन जो एक कंडीशन है 90% वाली, जो शेयर्स वाली मैंने कही, तो क्योंकि सिर्फ 70,000 शेयर होल्डर ही उसके शेयर ले रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन तो हम कहेंगे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो इसलिए आंसर इज इन द नेचर ऑफ परचेज। बी लिमिटेड का डीमर्जर हो गया और एक नई कंपनी बन गई बी रियलिटी लिमिटेड, और बी तो है ही, तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डीमर्जर, क्योंकि जो मेन कंपनी थी वो तो रही, एक हिस्सा और अलग से हो गया। देखिए सेक्शन 230 में हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो पढ़ते हैं, तो उसमें एक सेक्टोरल रेगुलेटर्स को रिप्रेजेंटेशन, एक उनको नोटिस दिया जाता है और उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है 30 दिन का कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो 30 डेज इज द आंसर ओवर हेयर, सेक्शन 230। कहता स्कीम सीए की कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की अप्रूव कर दी है मेंबर ने एंड क्रेडिटर्स ने। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेम? तो हम 230 में पढ़ते हैं मेजॉरिटी इन नंबर हो प्लस 75% इन वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए ये लिखा है 50% मेजॉरिटी नंबर, 75% इन वैल्यू, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि बोथ ए एंड बी टुगेदर, क्योंकि एंड कंडीशन है, वो वर्ड बीच में एंड है और नहीं लगेगा। मिस्टर आनंद एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है और उनको एक ऑफर आई है कि मेजॉरिटी उनके शेयर्स लेना चाहती है। तो ये सेक्शन 236 में हम पढ़ते हैं, जहां मेजॉरिटी के पास ऑलरेडी 90% शेयर्स हैं, तो वो 10% माइनॉरिटी के शेयर ले सकते हैं। और कहता उन्होंने पैसा डिस्पर्स भी कर दिया है एज पर टाइम, लेकिन एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर मिस्टर आनंद बाहर थे और वो वापस आते हैं 2 महीने के बाद आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेडलाइन, क्योंकि 60 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं मेजॉरिटी से। लेकिन विल ही बी एबल टू रिसीव द अमाउंट इफ यस अप टू व्हाट पीरियड? तो 1 साल तक जो ट्रांसफर कंपनी है, जिस कंपनी के आप ये शेयर्स ले रहे हो, उसको 1 साल तक ये पैसा रखती है आपका। तो यस अप टू 1 ईयर इज द परफेक्ट आंसर एज पर सेक्शन 236। कहता किन सर्कमस्टांसेस में क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है सीए के केस में? तो 230 में हम पढ़ते हैं, अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग का सवाल, अगर 90% इन वैल्यू एग्री हो जाते हैं तो जरूरत नहीं होती। ये 2 कंपनियां हैं, स्कीम ऑफ अमालगमेशन इनके बीच में हो रही है अंडर सेक्शन 232। तो ये आपकी एडवाइस पूछ रहे हैं कि क्या क्या हमें फाइल करना पड़ेगा एनसीएलटी को फॉर द प्रपोज स्कीम। तो ऑब्वियसली आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में ऑल्ट्रेशन है तो वो भी करेंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी, डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप, ये सारे पॉइंट आते हैं, दुनिया भर के पॉइंट हैं 232 के अंदर, तो परफेक्ट हैं तीनों के तीनों। सो ऑल ऑफ द अबव। कहता विद हुम विल द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल एन एप्लीकेशन? कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास एप्लीकेशन फाइल करेगी अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ना ही क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है? तो ये हम सेक्शन 233 के अंदर पढ़ के आते हैं, 233 के अंदर, कि अगर ये फास्ट ट्रैक वाला जो पॉइंट है हमारा, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स नहीं है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अभी लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है और आपने एक एप्लीकेशन दी है फॉर मर्जर होल्डिंग एंड सब्सिडरी की 232 के अंदर, जबकि 233 के अंदर फास्ट ट्रैक वो होल्डिंग एंड पोस्ट के लिए ही है एंड अपना
स्मॉल कंपनीज के लिए वो सेक्शन है, तो वो ऑप्शन होती है, चाहे आप 232 के अंदर कर लें, आप चाहे 233 के अंदर कर लें। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक मर्जर से रिलेटेड यही पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओपिनियन ऑफ द CS इज इनवैलिड एज द प्रोविजंस गिवन फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर इन सेक्शन 233 आर ऑप्शनल इन नेचर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 233 के अंदर ही करना पड़ेगा, आप 232 के अंदर भी कर सकते हैं। देन एक बढ़िया क्वेश्चन 56, NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया है मर्जर का दोनों कंपनियों के बीच में, और ऑर्डर पास हुआ 25 जनवरी को, लेकिन NCLT का ऑर्डर इफेक्टिव होगा 1 मार्च से, और ये एंड हैज़ बीन रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन 27 जनवरी। ऑर्डर था 25 जनवरी का, रिसीव होता है कंपनी के पास 27 जनवरी को। और जब NCLT का ऑर्डर आ जाता है, आपको ROC के पास उसे फाइल करना होता है, तो फाइल करना होता है विदिन 30 डेज जिस दिन आपको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो हम ये काउंटिंग 27 जनवरी से करेंगे। तो 27 जनवरी से आप काउंट करेंगे तो जनवरी होता है 31 का, 27वां दिन छोड़ दीजिए, पीछे बचे 4, 26 के फरवरी के 26 दिन ले लीजिए, ये हो गए 30 डेज। सेक्शन 230 के अंदर ही हम ये पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन सेक्शन 230 के ऊपर ही अगेन देखिए, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से रिलेटेड है। कंपनी के 1000 मेंबर हैं, उनको नोटिस भेजा गया और हम कहते हैं मेजॉरिटी से अप्रूव होगा एंड 75% इन वैल्यू भी होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी जो मेंबर्स देखते हैं, जो मीटिंग में आते हैं, वो देखना हमें। माना 1000 मेंबर हैं, 580 आते हैं, जिसमें से 400 मेंबर्स वोट करते हैं इन फेवर, तो 580 का 400 लोगे तो मेजॉरिटी किस पे बनी, 290 क्रॉस कर दीजिए 291 पे। तो इन नंबर वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, और इनके पास शेयर कैपिटल कितनी है, 18 लाख। तो और इन 400 के पास कितनी है, 14 लाख। तो हमें देखना होता है 75%। तो 18 लाख का आप 75% देखोगे तो ये बनता है 13.5 लाख, यहाँ तो 14 लाख है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से ये 75% वाली इसने ऑप्शन दे रखी है, इन नंबर वाली नहीं बता रखी, तो सारी की सारी वैल्यू पे वाली बता रखी, तो उनमें से ये परफेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक समाप्त करते हैं MCQ, ताकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लगे लेक्चर। तो एक अलग से क्लास से मैं बाकी MCQ आपसे डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।